नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। झारखंड की राजनीति में आए दिन कोई ना कोई ऐसा मामला जरूर रहता है जो तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। इन दिनों नियुक्ति नियमावली का मामला जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जब बजट सत्र की शुरुआत हुई थी तभी यह मामला सदन में उठा था। उसके बाद होली की छुट्टियां हो गई और अब फिर से 13 मार्च से सदन में यह मामला उठने की पूरी गुंजाइश जो है वो जताई जा रही है। इसको लेके सड़कों पर भी आंदोलन जो है अब तेज हो गया है। क्या कुछ है यह पूरा मामला, उसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर ज्ञान रंजन जी से। ज्ञान रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नियुक्ति नियमावली का मामला है क्या, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को विस्तार से यह बता दें, क्योंकि बहुत दर्शक हमारे ऐसे हैं जो ज्यादातर ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह पूरा मामला है क्या। देखिए, है क्या, ये नियुक्ति नियमावली राज्य सरकार ने पिछले वर्ष एक बनाया था और जिसमें उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा में शामिल नहीं किया था। और इसके बाद ये मामला राजनीति रूप लिया। पक्ष के भी कई लोग, विपक्ष के भी कई लोगों ने इसका विरोध किया था। मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में जाने के बाद इस नियमावली को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद अब राज्य सरकार के समक्ष ये चुनौती थी कि नए सिरे से वो फिर से जो गाइडलाइन हाईकोर्ट ने जारी किया था, क्योंकि आपको ये दर्शकों को बताना आवश्यक लगता है कि हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी नियमावली नहीं लागू हो सकती है जो लोगों के मौलिक अधिकार का हनन करता हो। मौलिक अधिकार का हनन कैसे कर रहा था? हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये 3 भाषाओं को हटा करके, और इसके बाद उसमें उर्दू को जोड़ा गया था। उस समय विरोध इस चीज़ का भी हो रहा था कि उर्दू को जोड़ दिया गया था। तो उर्दू को रख करके हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को बाहर करने का विरोध लगातार चल रहा था। हाईकोर्ट में मामला गया था, हाईकोर्ट ने इस चीज़ को खारिज किया, रद्द किया। दूसरा एक मामला था कि पिछले नियुक्ति नियमावली में राज्य सरकार ने कहा था कि 10th और 12th जो झारखंड से पास होंगे उनको ही यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। जनरल कैटेगरी में भी उन्हीं को वो फॉर्म भर सकते हैं। अब समझिए इस चीज़ को कि किसी व्यक्ति का, कोई झारखंडी जो मूलवासी यहाँ का, चाहे वो 1932 की खतियान की मांग की जाए या 85 का कट ऑफ डेट रखा जाए, अगर उसके पिता किसी दूसरे स्टेट में नौकरी कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसके बच्चे बाहर ही पढ़ेंगे। तो बाहर पढ़ेंगे तो वो मूल खतियानी रहने के बाद भी यहाँ नियुक्ति में लाभ नहीं ले सकता था, वो फॉर्म नहीं फिलअप कर सकता था। विरोध इस चीज़ का हुआ था। हाईकोर्ट ने इसको भी मौलिक अधिकार के हनन की श्रेणी में रखा और कहा कि नहीं, आपको इस बाध्यता को हटाना होगा। अब सरकार के सामने ये असमंजस हो गई कि उन्होंने तो घोषणा कर दी, और इसके बाद क्या होता है कि हेमंत सोरेन ने सरकार खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ये कहा था कि कैसी नियुक्ति नियमावली आपको चाहिए। युवाओं से उन्होंने राय मांगा था। युवाओं ने जो राय दिया उसमें था कि 2016 की जो नियुक्ति नियमावली थी रघुवर दास के समय की, उसको 75% युवाओं ने लाइक किया, बताया कि नहीं वो नियमावली ठीक है। अब सरकार नए सिरे से शुरू हुई और ये लगातार सरकार पर दबाव आने लगा कि नियुक्ति नियमावली नहीं होने से जो रोजगार वर्ष घोषित किया था राज्य सरकार ने, वो फुलफिल नहीं हो पाया, रोजगार लोगों को नहीं मिला। सत्ता पक्ष के ही विधायकों के ऊपर दबाव आना शुरू हुआ लोगों का कि आप रोजगार देने की 5 लाख रोजगार देने की बात किए थे, नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष बातों को रखा कि नहीं, इस नियमावली को जल्द से जल्द बनाया जाए और नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। इसके बाद आलमगीर आलम जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि बजट सत्र में सरकार नई नियुक्ति नियमावली लाएगी। आलमगीर आलम के बयान के बाद सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा था कि सरकार एक ठोस नियुक्ति नियमावली लाएगी जो झारखंडी युवाओं के, झारखंड के लोगों की भावनाओं को समाहित करके लाएगी। तो इसके बाद राज्य सरकार ने पिछले जो कैबिनेट हुए उस कैबिनेट में नई नियुक्ति नियमावली को स्वीकृति दी और कल इसकी अधिसूचना भी जारी हुई है। उसमें वही किया गया जो कि हाईकोर्ट का गाइडलाइन था। लेकिन अब दुविधा ये होगी कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत को द्वितीय भाषा में जोड़ लिया गया। 10th और 12th वाली बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया।
लेकिन 7 क्षेत्रीय भाषाओं को, जिसमें मगही, भोजपुरी और अंगिका समेत 7 भाषाओं को उससे बाहर कर दिया गया। ये भी एक यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है कि ज्यादातर लोगों का ये भी कहना है कि जिन 7 भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है वो 7 भाषाएं हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस में नहीं है, इसका मतलब ये है कि उन 7 भाषाओं की झारखंड में पढ़ाई होती ही नहीं है। बिल्कुल, ये सही बात है। राज्य सरकार ने भी जो अधिसूचना जारी की है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन 7 भाषाओं को बाहर किया गया है उन 7 भाषाओं की पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। ये सही है, मैं इस बात को मान लेता हूँ। लेकिन बिरहोर भाषा को जो बाहर किया गया है इसको कैसे माना जाए? वो जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसके लिए अगर सरकार ने आज तक 23 वर्षों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की है तो उसके साथ भी अन्याय हुआ है, ये सवाल तो उठेगा। क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम जो उसके विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उसके क्षेत्र में आदिम जनजाति की आबादी है, वो इस मुद्दे को उठाएंगे। तो ये कई चीज़ें हैं जिस पर उठेगा। अब सवाल है कि जब हम लोग हाउस की तरफ आते हैं, क्योंकि 13 तारीख से फिर हाउस शुरू होने वाला है जो 23 तक चलना है, इसमें होना क्या है कि जो 13 तारीख का हाउस है उसमें जो बजट पेश किया गया है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार का जवाब आएगा। वित्त मंत्री अमूमन उसका जवाब देते हैं। और 4 तारीख को, जो 4 मार्च को जो हाउस खत्म हुआ था, उस दिन आलमगीर आलम ने, जब विपक्ष ने विरोध किया इसका, तो आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 13 तारीख को राज्य सरकार जवाब देगी। तो दोनों तरफ से। और इस बीच एक घटनाक्रम और होता है कि जो बेरोजगार युवा संघ है उन्होंने एक 60-40 नए चलतों का नारा ट्विटर अकाउंट पर फ्लैश किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा 5.5 लाख लोगों ने उसको लाइक किया, उस पर रिट्वीट किया है और वो ट्रेंड में 1 to 10 के ट्रेंड में ट्विटर पर चल रहा है। तो ये भी एक सरकार के लिए एक तरह से कहा जाए तो एक चुनौती है, क्योंकि युवाओं का विरोध कोई भी सरकार झेल नहीं पाती है। तीसरा चीज़ ये उठता है कि अब दीपक प्रकाश का बयान आता है कि जो 60-40 नए चलतों का जो मामला चला हुआ है ट्विटर पर, इसको लेकर के अब राज्य सरकार दमनकारी नीति अपनाने जा रही है और इसका हम लोग विरोध करेंगे। तो दीपक प्रकाश के कहने का मतलब है विरोध शुरू होगा सदन से, क्योंकि 13 तारीख से सदन शुरू हो रहा है। तो ये विरोध कल दिखेगा, 60-40 वाला मामला कल सदन में उठेगा और सारे चीज़ों का जवाब देने की तैयारी कृति सरकार ने भी कर रखी है। ये कल हमको लगता है कल बहुत कुछ नियुक्ति नियमावली पर विधानसभा के पटल पर आ सकता है। सरकार के आपको नहीं लगता कि वाकई ये क्षेत्रीय भाषाओं का हनन है? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तरफ जितने भी स्टेट हैं सभी जगह ये कहा जाता है कि नहीं, हम क्षेत्रीय भाषाओं को बचाएंगे, हम क्षेत्रीय सभ्यता को बचाएंगे, लेकिन इस तरह से क्षेत्र की भाषाओं को सीधे नियमावली से अलग कर देना, संशोधित करके उनसे सीधे बाहर कर देना, क्या ये हनन नहीं है क्षेत्रीय सभ्यता का, क्षेत्रीय भाषाओं का? इसमें 2 चीज़ों को समझना होगा आपको। पहली चीज़ तो ये है कि 23 वर्षों में अगर नींद नहीं खुलती है, पहले बोलता था कि बाल्यावस्था में है झारखंड, अभी बच्चा बढ़ रहा है 18 साल का हुआ तो उस दिन बड़े शान से रघुवर दास ने कहा था हम एडल्ट हो गए, अब हमको वोट देने का अधिकार मिल गया, ये उनका बयान था। अब हम 23 साल के हो गए हैं। सरकार ने शादी की उम्र भी 21 साल निर्धारित की है। 23 साल मतलब आप जो है सो पिता बनने के योग्य हो गए हैं, सरकारी आंकड़े से भी देखा जाए। लेकिन ऐसे पिता बनने का क्या काम जो अपने बच्चों के भाषा को ही संरक्षित नहीं कर पाया हो। और इस स्टेट का ये दुर्भाग्य है कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ की ये भाषा है, हम इन भाषाओं को चलना चाहिए। अब बताइए उस बिरहोर का क्या दोष है? वो बिरहोर जो पहाड़ पर रहते हैं, आदिम जनजाति के लोग जिनकी भाषाओं को आप कहते हैं शिक्षा में नहीं शामिल हुआ अभी तक, तो दोष उनका तो नहीं है। आपने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बना के रखा है, आपने शोध का एक अलग से संस्थान खोल के रखा है रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषाओं के शोध के लिए, उसमें आप प्रोफेसरों की नियुक्ति किए हुए, उसमें बड़े खर्चे किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपका काम नहीं हो रहा है, 23 वर्षों में आपने ये शोध नहीं कर पाया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, क्या उसको हम द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो इसमें गलती किसकी है? दूसरी बात कि आपने नियमावली बनाया अर्जुन मुंडा के शासनकाल में कि द्वितीय भाषा का दर्जा उन भाषाओं को मिलेगा जिसके बोलने वाले की आबादी 1% हो। तो अब सरकार अपना गुना भाग कर ले कि भैया बिरहोर 1% है या नहीं है झारखंड में कुल आबादी का, और जो भाषाएं हैं उसके लोग हैं, अंगिका के हैं कि नहीं है, भोजपुरी के हैं कि नहीं है, तो इन चीज़ों को देखना होगा। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, क्योंकि इस एक निर्णय कई निर्णय जुड़े हुए हैं। जैसे 1932 की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, फिर ये नियुक्ति नियमावली की जब हम बात कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि पहले बिहार और झारखंड एक हुआ करता था,
जैसे ही वो अलग हुआ तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि बिहार वाले बिहार में रह गए, झारखंड वाले झारखंड में चले आए। जो लोग पहले से बिहारी लोग झारखंड में रह रहे थे वो झारखंड में ही बस गए, और झारखंड के जो लोग बिहार में रह रहे थे वो बिहार में ही बस गए। लेकिन जाहिर सी बात है, ना उन्होंने अपनी सभ्यता छोड़ी, ना उन्होंने अपनी संस्कृति छोड़ी, और ना ही उन्होंने अपनी भाषा छोड़ी। आज कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड में रहे हैं लेकिन उनकी भाषा भोजपुरी है, उनमें से कई नेता मंत्री भी हैं, उनकी सभ्यता भोजपुरी है। और कई ऐसे लोग हैं जो झारखंड के बिहार में बस गए हैं लेकिन उनकी भाषा वही है। तो जब बिहार में ऐसे कोई नियम कानून नहीं बनाए गए हैं फिलहाल के लिए, तो झारखंड में इस तरह के नियम कानून बनाकर क्यों बिहार और झारखंड में फिर से एक फूट डालने की कोशिश की जा रही है? इस जगह कहते हैं कि हम एक हैं, एक जगह संशोधन करेंगे। बिहार की अपनी नियुक्ति नियमावली है, ये नियमावली नई नहीं बनी है। बिहार की नियमावली जो बनी हुई है पहले से बनी हुई है, जब से बिहार, क्योंकि बड़ा स्टेट था, बिहार मातृ स्टेट रहा है झारखंड का भी। झारखंड अलग बना तो झारखंड के नेताओं को ये एक राजनीति का मुद्दा मिला। आपको याद होगा कि 2000 में जब बाबूलाल मरांडी की सरकार बनी थी तो इसी 1932 को लेकर के डोमिसाइल का आंदोलन हुआ था। जो लोग कहते थे उस समय, मुझे याद है जब हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते थे, कि महाभारत में जो सीन हम लोगों ने देखा वो सीन हम लोग को देखने के लिए मिल गया, जहां भी JSCA स्टेडियम बना हुआ है। तो ये एक एक तरह से आप देखेंगे कि जो काम नहीं करना हो तो उसको कैसे रोका जाए, इस पर ज़्यादा ध्यान रहता है। लेकिन यहाँ भीतरी और बाहरी वाला खेल भी फिर से आ गया। वही चीज मैं बता रहा हूँ उस चीज को। आपको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो। आप चतरा के लोगों का क्या दोष है जिसकी भाषा मगही है? बिल्कुल। गढ़वा और पलामू के लोगों का क्या दोष है जिनकी भाषा भोजपुरी है? दुमका से आप आगे बढ़िएगा, देवघर, गोड्डा, ये साहेबगंज जिला का क्या दोष है जिसके जहाँ की भाषा अंगिका है? तो आप उनको छांट रहे हैं। तो वो झारखंड के हिस्से में आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी सरकार को देखने का काम होता है। वहाँ के लोगों ने तो कोई गलती नहीं की। अब रहा बात जिसके पिताजी यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, HEC का निर्माण हुआ 1964 में, बोकारो का निर्माण लगभग उसी टाइम में हुआ। उस समय तो नहीं था झारखंड बिहार। वहाँ जो नौकरी कर रहे हैं, जो 64 से रह रहे हैं लोग यहाँ पर आकर के, उनके तीसरा जनरेशन उनका चालू हो गया है, तो उनका क्या दोष है? तो सरकार को एक पुख्ता ऐसा नियम बनाना होगा जिसका विरोध नहीं हो। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये मैं सीधे तौर पर कहूँगा, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, या किसी की नज़र लगी हुई इस प्रदेश की। इसके साथ बने हुए उत्तराखंड में कट ऑफ डेट 1985 कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 1985 किया हुआ था, बाद में बोला गया जो 5 साल पहले से भी रह रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पर नियुक्ति करेंगे। तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में कोई विरोध नहीं होता है और वहाँ स्मूथली सारा चीज़ हो रहा है। झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार आई और अभी भी बहुमत की सरकार है। यह सरकार कोई लंगड़ी सरकार नहीं चल रही है। कांग्रेस और JMM सरकार दोनों मिलकर गठबंधन करके चुनाव लड़े थे, तो ये भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। और ऐसे में अगर सरकार ठोक बजा के निर्णय नहीं लेती है और ऐसे निर्णयों को जनता पर थोपने की कोशिश करती है जो सीधे तौर पर कोर्ट में खारिज हो जाए, तो ये इस जगह सरकार को सोचना होगा। और अब सोचने का वक्त इसलिए कम है कि 23 खत्म होगा, 24 चुनावी मोड में आ जाएगा। 24 के फरवरी मार्च महीने में अधिसूचना हो जाएगी लोकसभा चुनाव की, और अक्टूबर नवंबर महीने में अधिसूचना हो जाएगी झारखंड विधानसभा के चुनाव की। तो चुनावी वर्ष से पहले अगर इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया, और इस मुद्दे में विपक्ष का रवैया क्या होता है, अगर विपक्ष ये सोचता है कि सरकार नहीं सुलझा रही, मुझे राजनीति करने का मौका मिल गया है, तो विपक्ष गलत सोच रहा है। क्योंकि अब की जनता वो नहीं समझती है कि आप उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपने उसके लिए किया क्या, वो देखना चाहती है। ट्विटर, फेसबुक जो सोशल मीडिया है वो एक साधक हो सकते हैं, साध्य नहीं बन सकते कभी भी। साध्य जनता के बीच जो बातें उठती है वही हो सकता है। लेकिन कमी कहाँ है? क्योंकि जब हम जनता की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, हम सब जान रहे हैं कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ आदिवासी ही वास कर रहे हैं कि आप सिर्फ उनके हित के लिए निर्णय लेंगे और बाकी के लोगों को आप छांट देंगे। खामियाजा तो जनता भुगत रही है, चाहे वो भोजपुरी भाषी जनता हो झारखंड की, या फिर अंगिका भाषी जनता हो, या फिर बिरहोर भाषी जनता हो। देखिए, कुल मिला के खामियाजा कौन भुगत रहा है? आदिवासी भुगत रहे हैं या जो बिल्कुल जो झारखंड जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको परेशानी ज्यादा है। ये अगर बाहरी भीतरी का खेल करते हैं तो किसको नौकरी दिए? झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 27% आरक्षण रखा गया 26% आरक्षण रखा गया अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जनजाति की संख्या भी 26% है झारखंड में। बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में 32% जनसंख्या है ST की, लेकिन आपने यहाँ दिया। लेकिन आप पिछले 23 साल में दिखाइए, निकाल करके सरकार को हिम्मत है वो दिखाए कि आपने कितने जनजातीय समुदाय को नौकरी दी है, कितने जनजातीय समुदाय को। आपको जान के दुर्भाग्य होगा जो हमारे यहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हैं वो बर्तन मांज करके अपना जीवन यापन कर रही थी,
खैर इस सरकार ने इतना तो जरूर किया कि 40 लोगों को नौकरी दी, लेकिन वो 40 ही नहीं है, हमारे झारखंड में 4000 ऐसी बेटियां हैं, ऐसे बेटे हैं जो हर खेल के क्षेत्र में झारखंड का परचम लहरा सकते हैं। आप फुटबॉल में देख लीजिए, झारखंड की बेटियों ने जाकर कमान संभाला, 5-5 लड़कियां झारखंड की गई हैं। हॉकी में झारखंड में एक से एक खिलाड़ी दिया है। लेकिन है क्या कि आप उनको भी कहाँ कुछ कर रहे हैं। आप सिर्फ बढ़ा दिए कि आप गोल्ड लाइएगा तो आपको 5 करोड़ रुपया दिया जाएगा, लेकिन एक अस्थायित्व कहाँ है। और सिर्फ उनको क्यों, उसके नीचे जो पीढ़ी चल रहा है, उस गोल्ड लाने वाली को 5 करोड़ देंगे, वो तब देंगे जब उसको तैयार करेंगे, तब दो। तैयार करने की मिशनरी कहाँ है? एक एस्ट्रोटर्फ रांची में, एक एस्ट्रोटर्फ सिमडेगा में। बिल्कुल। आप इस सारे चीजों को देख, खैर हम लोग दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा जो नियुक्ति नियमावली का था, इसमें कृति साफ तौर पर देखिए, कल का दिन काफी अहम होने जा रहा है। 13 मार्च को राज्य सरकार विधानसभा में घोषणा कर सकती है। जो पूरी जानकारी मेरे पास आ रही है कि इस मुद्दे पर हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल सदन में अपना बयान दें, और उस बयान में जो बातें मैंने आपको बताई कि कैबिनेट ने जो स्वीकृति ली है, कैबिनेट ने जो चीज़ों को लाया है पिछले दिनों 2 तारीख के कैबिनेट में, उस पर सरकार जो है सो विधानसभा में जवाब दे। क्योंकि विपक्ष ने मांग किया था, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक ने मांग किया था कि जो नियमावली, जो चीज़ें विधानसभा से सर्वसम्मति से पारित हुई हो, तो उसको हम लोग वापस भी लेंगे तो विधानसभा के पटल पर ही लेंगे, और नई चीज़ों को लागू भी करेंगे तो विधानसभा से ही हो, क्योंकि विधानसभा से ऊपर सरकार नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि विधानसभा से ऊपर सरकार नहीं है। तो कल सरकार का वक्तव्य क्या आता है इस मुद्दे पर, ये देखने वाली बात होगी। ये 60-40 नए चलतों का जो आंदोलन चल रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और विपक्ष का कल रुख क्या होता है, ये सबकी निगाहें इस पर भी टिकी रहेंगी। तो कल सदन में हंगामा होना तो तय है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसी हंगामे को मुद्दा बनाकर कल फिर से सदन जो है वो स्थगित भी किया जा सकता है? क्योंकि ज्यादातर सदन चल ही नहीं रहा है, चाहे हम किसी भी सत्र की बात करें। देखिए, इस बार एक अच्छी चीज हुई कृति की, लगभग आप देखेंगे 4 दिनों तक हाउस चला, प्रश्नकाल आया। ये काफी अरसे के बाद देख के आंखों को सुकून मिला कि चलो अब जनता के प्रति ये विपक्ष जो है सो हंगामे नहीं, बातों को हथियार बना रहे हैं, अपने प्रश्नों को हथियार बना रहे हैं। लेकिन शनिवार का दिन काफ़ी ये रहा कि शनिवार को हाउस शुरू होते ही जिस तरह से नियुक्ति नियमावली को लेकर के हंगामा शुरू हुआ, और वो अंत तक नहीं थमा। स्थिति यह हुई कि हाउस को 2 बार एडजॉर्न करना पड़ा, क्वेश्चन आवर में, और भोजनावकाश के बाद समय से पहले हाउस को एडजॉर्न करना पड़ गया। अब उसके बाद 13 तारीख को हाउस शुरू हो रहा है, खुल रही है विधानसभा। कल क्या होगा, कल भी इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष हंगामा करेगा, ये तय मानिए। अगर सरकार प्रश्नकाल के दौरान ही उठ करके अपनी बातों को से समझाने का प्रयास विपक्ष करेंगे, तब तो मुझे लगता है कि अगर विपक्ष संतुष्ट हो जाता है तो सदन चले, अन्यथा हंगामा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्ञानेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर इन सभी बातों का सार यही है कि कल का दिन जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए आप भी न्यूज विंग देखना ना भूलें, क्योंकि कल हम पल पल की जानकारी जो है वो आपको देते रहेंगे कि सदन में क्या कुछ चल रहा है। साथ ही साथ नियुक्ति नियमावली को लेके सरकार जो है अपने विचारों को किस तरह से सदन के पटल पर रखती है, और विपक्ष जो है वो किस तरह से अपनी बातों को सदन के पटल पर रखता है, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज विंग, और जुड़े रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very, very happy new year.